हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री लेसन 7 के तीसरे पार्ट जो है फास्फोरस के रूप में। फास्फोरस है वो विभिन्न अपर रूपों के रूप में पाया जाता है। इसके मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। एक श्वेत फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस और तीसरा काला फास्फोरस। तो पहले बात करते हैं हम श्वेत फास्फोरस की। तो श्वेत फास्फोरस पारभासी ठोस मोम होता है। पारभासी का मतलब जिसके पारदर्शी भी नहीं, आर पार देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता ऐसा भी नहीं हो। तो ये एक तो विषैला होता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर चूहे मारने वाली जो दवाएं होती है उसके रूप में किया जाता है। चूहे इन दवाइयों को खा जाता है और अनाज में मिला के जो गोलियां वगैरह देते हैं, तो जैसे ही चूहे इनको खाते हैं तो जहर के कारण वो मर जाते हैं। और ये पानी में अविलेय होते हैं, घुलते नहीं हैं। इसकी गंध की बात की जाए तो ये लहसुन के जैसी गंध होती है। लेकिन सबसे खास बात इनकी ये होती है कि ये चतुष्फलक की आकृति के रूप में होते हैं, के साथ साथ अंधेरे में चमक उत्पन्न करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, रोशनी पैदा करते हैं, क्योंकि ये वायु में खुले छोड़ने पर जल जाया करते हैं अक्सर। तो इस प्रकार आप देखोगे यहाँ पर ये इसकी चतुष्फलक की ज्यामिति दी हुई है। तो यहाँ आपको पता है कि ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये क्या करते हैं अपने साथ अन्य 3 बंध बना सकते हैं, 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं और 2 उसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं। तो ये 3 किस प्रकार बनाते हैं? एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस पी के साथ। अब ये पी वाला है, इसकी बात करें तो ये एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक वापस इसके साथ। तो इस तरह प्रत्येक पी है, ये फास्फोरस है, वो प्रत्येक अन्य 3 फास्फोरस के साथ ही आपस में जुड़कर चतुष्फलक की संरचना बनाते हैं। और इनके बीच, प्रत्येक के बीच 60 डिग्री का कोण होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, बिल्कुल स्थायी हो जाते हैं। अक्रिय वायुमंडल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ मिलाकर इसको जब उबाला जाता है तो एक अत्यंत विषैली घातक फास्फीन गैस है, उसका निर्माण होता है। फास्फीन गैस का सूत्र होता है PH3। ये बिल्कुल घातक गैस होती है, खतरनाक गैस होती है। तो इस प्रकार विषैली गैस का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसको खुला तो छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेता है। और आग पकड़ने के बाद क्या करता है, धुएं का निर्माण करता है, श्वेत धूम्र। धूम्र का मतलब है धुआं। तो ये धुआं का निर्माण करता है। और यहाँ आप देखोगे यह है ऑक्सीजन। खुला छोड़ोगे तो किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। तो ये SO2 नहीं है, ये है 5O2, ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये वायु से अभिक्रिया करता है और धुआं बनाता श्वेत। और ये मुलायम प्रकृति का होता है। जिस प्रकार सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं, उनको चाकू से काट सकते हैं, उसी प्रकार ये भी मुलायम प्रकृति का होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाल फास्फोरस की। तो लाल फास्फोरस है, ये श्वेत फास्फोरस से ही बनता है। जब अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये लाल फास्फोरस में निर्मित हो जाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं, मान लो किसी तवे की बात करते हैं, तो लोहे का तवा होता है, वो नया लाते हैं हम, तो एकदम लोहा कैसा होता है, श्वेत कलर में होता है। अब उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो श्वेत फास्फोरस को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? लाल फास्फोरस का। यानी तवे को, श्वेत लाते ही तवे को गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है। और जब लाल को और गर्म करते हैं तो क्या होता है? काला हो जाता है। काफ़ी दिनों के बाद आप तवे को देखोगे तो फिर वो काला हो जाता है। तो इस तरह हम याद भी एक ट्रिक से कर सकते हैं कि भी कौन सा फास्फोरस किसके द्वारा निर्मित होता है। तो लाल फास्फोरस किससे बनता है? श्वेत फास्फोरस से 573 केल्विन पर गर्म करने पर। तो इसमें लोहे जैसी धूसर यानी चमकीली चमक होती है, नया लोहा लेके आते हैं इस प्रकार। लेकिन ये लाल फास्फोरस है, ये विषैला नहीं होता है। ये जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलेय होता है, किसी में नहीं घुलता है। और न ही श्वेत फास्फोरस की तरह कोई चमक या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। इसकी आकृति बहुफलकीय सम चतुष्फलकीय होती है। यानी जो हम आकृति देख रहे थे केवल यह तक, ये हमने किस में पढ़ी थी? श्वेत फास्फोरस की देखी थी, P4 के रूप में। तो इसी प्रकार की यह श्रृंखला एक तरह से बढ़ती है, इसी प्रकार की आकृति इस तरह आगे बढ़ती है। तो एक बहुफलकीय, ज़्यादा फलकों के रूप में होती है। तो श्वेत फास्फोरस की तुलना में ये
अधिक स्थायी और कम क्रियाशील होता है। इसको यदि खुला भी छोड़ दे तो ये क्रिया नहीं करता है। लाल फास्फोरस है उच्च तापमान पर इसको जब गर्म किया जाता है तब ये किस में बदल जाता है, काले फास्फोरस में बदल जाता है। जो अभी मैंने बताया भाई लाल फास्फोरस है उसको काले में बदला जाता है, श्वेत फास्फोरस उससे लाल में बदला जाता है। तो ये याद करने के लिए आसान मैंने तरीका बताया था। तो यहाँ पर उस तापमान पर जब इसको गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, काला फास्फोरस में। काले फास्फोरस की बात की जाए तो ये भी दो अपर रूपों में पाया जाता है, एक एल्फा और दूसरा बीटा। एल्फा फास्फोरस है वो लाल फास्फोरस को बंद नलिका में, वैसे तो दोनों को बंद नलिका में ही काम में लिया जाता है, लेकिन इसमें 803 केल्विन तापमान लेते हैं, उसमें 473 केल्विन तापमान लेते हैं। फर्क इतना ही है कि इसमें दाब अधिक लगाया जाता है, दाब बहुत ही उच्च मात्रा में दाब लगाया जाता है, और इसमें सिर्फ तापमान पर ही ये प्रक्रिया हो जाती है। जैसे ही लाल फास्फोरस है सेम बात है, वो किस में बदल जाता है, काले फास्फोरस में 803 केल्विन पर। अब जब इसी बंद नलिका के अंदर तापमान भले ही हम 473 केल्विन ही ले लें, लेकिन दाब जब हम 4000 से 12000 वायुमंडलीय दाब लगाते हैं और इस दाब पर और ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये श्वेत फास्फोरस क्या करता है, बीटा फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार काले फास्फोरस में काली धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक तो होती है पहले वाले में धूसर यानी चमकीली थी, इसमें काली होती है। और ये द्विपरतीय क्रिस्टल के रूप में, द्विपरतीय का मतलब है एक परत ये, इसके नीचे एक परत ये। जैसे हम फास्फोरस के पढ़ रहे थे, हमने पहले देखा कि भाई जो पहला वाला था वो तो सिर्फ इतना सा था, दूसरे वाले की बात करें तो वो एक इस प्रकार बहुफलक के रूप में था, तीसरे वाले की बात करें काले फास्फोरस की तो ये क्या कर रहा है, इन सब से इस प्रकार इन सब के साथ होने के साथ साथ ये अनेक परतों के रूप में, तो एक परत ये हो गई और दूसरी परत ये, इसलिए इसको कहा गया द्विपरतीय रूप में ये संरचना पाई जाती है। तो इन सब से फास्फोरस से निर्मित क्या हुई थी, फास्फीन। तो अब हम फास्फीन के बारे में पढ़ेंगे। फास्फीन फास्फोरस के हाइड्राइड होता है। हाइड्राइड का मतलब है हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़े, नाइट्रोजन के हाइड्राइड हमने पढ़ा NH3 अमोनिया, तो फास्फोरस के हम पढ़ेंगे तो PH3, तो इसको फास्फीन कहते हैं, विषैली गैस। तो फास्फीन है PH3 के रूप में रहता है, तो P3 हाइड्रोजन बंध से सहसंयोजक बंध होते हैं तो दो इसके ऊपर बंध बच जाते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसकी आकृति sp3 संकरण के कारण क्या होती है, त्रिकोणीय पिरामिडिया प्रकार की आकृति होती है। यानी इसकी इस तरह बात की जाए तो तीनों किस तरह आपस में मिले होते हैं, ये P के साथ, ये H के साथ और ये H के साथ, और ये इस प्रकार आपस में मिले होते हैं। तो ये त्रिकोणीय पिरामिड के रूप में होती है, द्विपिरामिड में होती है तो इस प्रकार एक और आ जाता, लेकिन पिरामिडीय रूप में होती है। बंद कोण है वो 13.6 होते हैं, और शुद्ध अवस्था में तो ये अज्वलनशील होती है, लेकिन यदि वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ज्वलनशील हो जाती है, जलने लगती है। अब इसका निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, तो निर्माण के लिए पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में जब NaOH के साथ घोल के साथ गर्म करते हैं तो फास्फीन प्राप्त होती है। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे P4 है जिसको फास्फोरस कहा गया, अक्रिय वातावरण में NaOH के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तब हमें फास्फीन प्राप्त हो जाती है। एक बात ध्यान देने योग्य है, आप यदि पीछे जाओगे संरचना में जहाँ हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने देखा था भाई फास्फीन है वो यहाँ पर प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप यदि इस प्रकार यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर 3 OH या NaOH लेते हैं तो H कितने हो गए, टोटल 3। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 H है वो तो इस फास्फीन के साथ ही आ गए, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये कहाँ गए, तो इसके साथ यहाँ पर ये संरचना थोड़ी सी अधूरी थी, इसको हम H2O के रूप में लिख सकते हैं, 3H2O लिख लेना प्लस लगा के इसके आगे, तब ये इसकी पूरी संरचना आपको समझ में आ जाएगी। वैसे याद करने के लिए होता, हम कुछ चीज़ें मिलाते रहते हैं तो उस प्रकार नए नए उत्पाद भी
बनते रहते हैं। तो ये इस प्रकार प्रयोगशाला में इसका निर्माण कर लिया जाता है। और शुद्ध अवस्था में ये अज्वलनशील होती है, वायु में खुली छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड PH3 है, उसके साथ मिलाया जाता है तो ये PH4I यानी फास्फोनियम आयोडाइड बना लेता है। तो बताया था ना मैंने, NH3 था तब तो अमोनिया कहलाता था, लेकिन NH4 होते ही वो अमोनियम हो गया। इसी प्रकार PH3 फास्फीन है, लेकिन यहाँ पर PH4 होने पर फास्फोनियम बन जाता है, ईएम लग जाता है प्लस के रूप में। तो अब ये फास्फोनियम आयोडाइड मिला, इसको यदि किसी क्षार के साथ या KOH के साथ करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या होता है, ये जो I और K है, पोटेशियम आयोडाइड, ये इस प्रकार अलग हो जाता है और जो H है यहाँ से एक H दूर होकर इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ H और HO बच जाता है, तो वो H2O के रूप में पृथक हो जाता है। तो पीछे क्या बचता है, ये पीछे हमारा फास्फीन बच जाता है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब फास्फीन के भौतिक गुण क्या है, कैसी होती है, तो रंगहीन और इसकी गंध होती है सड़ी हुई मछली जैसी। तो ये अत्यधिक विषैली भी होती है, जहरीली होती है, जिसके बारे में पता कर चुके हैं, बोल चुके हैं। और वायु से तो भारी होती है और जल में अल्प विलेय होती है। अब इनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश में विघटित होकर वापस फास्फोरस में बदल जाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यहाँ पर ये फास्फीन गैस है, लेकिन जैसे ही धूप में रखते हैं तो क्या होता है, वापस फास्फोरस में चेंज हो जाती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बाहर। तो होता क्या है, वैसे फास्फोरस और हाइड्रोजन दो ही इसमें होते हैं, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी तो फास्फोरस ही बचेगा। अब धातुओं के साथ, यदि धातु लवणों के साथ इसकी बात की जाए तो धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके ये होते हैं धातु लवण, जैसे कॉपर है और सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है, धातु और सल्फेट लवण के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट का लवण बनाते हैं। ये जब इस फास्फीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फास्फोइड बना लेते हैं। तो अब इसको फास्फोइड भी कह सकते हैं और धातु फास्फोइड भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसके साथ ये कॉपर जुड़ा होता है फास्फोर के साथ। और H2SO4 है अम्ल, वो परतक हो जाता है। यदि क्षारीय प्रकृति की बात करें तो ये दुर्बल क्षारक है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं और इस अभिक्रिया करवाते हैं जब प्रबल अम्ल से, ये HBr है या HCl है, इनसे अभिक्रिया करवाते हैं तो ये फास्फीन क्या करता है, PH4Br या PH4Cl इस प्रकार का फास्फोनियम हेलाइड या क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी उसके साथ जुड़ा उस प्रकार का यौगिक बना लेता है। इसके उपयोग की बात करते हैं तो फास्फीन है वो श्वेत और स्फूर्तिदेन का मतलब है चमक उत्पन्न करने वाला होने के कारण इसका उपयोग समुद्रों में सिग्नलों के रूप में करते हैं। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, चलते हैं, कहीं पर चट्टानें वगैरह होती है तो उन चट्टानों की स्थितियां बताने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार फास्फीन के या फास्फोरस के जलाकर टुकड़े जला दिए जाते हैं। और ये वाष्प विशेष रूप से बने होते हैं जो अक्सर जलते हैं। और इस तकनीक में काम में जो पदार्थ लिए जाते हैं वो होते हैं कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फोइड, इनको काम में लिया जाता है छिद्रित करके। तो कई बार जो फौजी वगैरह होते हैं तो वो अपना कोई ऑपरेशन है करते हैं, समुद्री ऑपरेशन, गुप्त रूप से किसी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए या किसी अपने ही जंगी जहाज को दिशा निर्देश देने के लिए, वापस बुलाने के लिए उस प्रकार संकेत भेजते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं फास्फीन को खुला हवा में छोड़ दिया जाता है। तो ये जैसे ही खुला छोड़ दिया जाता है तो ये आग पकड़ लेता है और वो जलती हुई आग है, जैसे तारा टूटता है, टूटते हुए तारे को दिखाई देता नहीं, इसी प्रकार ये जलती हुई आग को दूर से ही देखकर वो जहाज है उनके संकेत समझ जाते हैं। वो उनके संकेत केवल ये उस रोशनी को परख लेते हैं। अब रोशनी के आधार पर उनको क्या संकेत दिए जाते हैं वो केवल वो गुप्त रूप से ही जाने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं फास्फोरस के हेलाइडों की। हेलाइड का मतलब है कोई क्लोरीन फ्लोरीन इस प्रकार के इनके साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ PX3, एक्स का मतलब क्लोरीन फ्लोरीन जो भी हेलोजन जुड़े होते हैं। तो प्रयोगशाला में जब श्वेत फास्फोरस है उसकी अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन के साथ करवाते हैं, ये श्वेत फास्फोरस लिया हमने, इसकी अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो फास्फोरस ट्राई हेलाइड कह सकते हैं, ट्राई क्लोराइड कह सकते हैं, यदि ब्रोमीन होता तो ट्राई ब्रोमाइड कह सकते हैं। इस प्रकार के ये हेलाइड हमें
प्राप्त होते हैं। या इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इस SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, ध्यान रखना। या SOX2 होता तो थायोनिल हेलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो भी फास्फोरस ट्राइहेलाइड प्राप्त हो जाता है। ये फास्फोरस ट्राइहेलाइड, अब जो अन्य उत्पाद बनते हैं उनकी बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार जो ट्राइहेलाइड प्राप्त होता है उसके क्या गुण होते हैं, तो ये भी sp3 संकरण अवस्था के रूप में होता है, चिकना होता है या तेलीय रूप में होता है, तेलीय द्रव के रूप में बात करें तो, और वायु की नमी से क्रिया करके ये HCl बनाता है, और जल से अभिक्रिया करके भी HCl का निर्माण करता है। जल के मतलब है प्योर जल नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बूंदे वगैरह होनी चाहिए, जैसे बरसात में होती है ना नमी, उसी प्रकार। तो ये नमी है उस प्रकार की होनी चाहिए, H2O के रूप में देखी जाती है। तो इस प्रकार ये HCl का निर्माण कर लेता है। और OH समूह है, उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक OH समूह वाले कार्य, यानी जिस प्रकार कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो जिसके साथ OH समूह, जैसे यहाँ पर बात करें तो ये एथेनॉल OH समूह जुड़ता है, ओल लगता है। तो एथेनॉल की बात करें तो ये यदि फास्फोरस हेलाइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है ट्राई हेलाइड के साथ, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया करके फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है, और जो हेलाइड है, जो भी क्लोरीन ब्रोमीन, वो उस एथेनॉल के साथ OH समूह हटकर इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। अब इसके पेंटा हेलाइड की बात करते हैं तो फास्फोरस पेंटा हेलाइड है, इसकी संकरण होता है sp3D, और आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इस प्रकार। तो इसका निर्माण करने के लिए शुष्क क्लोरीन लेते हैं, लेकिन क्लोरीन की मात्रा अधिकता में लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं लेकिन 10 Cl2 के रूप में लेते हैं, 10 मोल क्लोरीन लेते हैं, तब हमें 4 मोल PCl5 प्राप्त होता है। इस प्रकार श्वेत फास्फोर क्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 से करवाते हैं, तब भी PCl5 का निर्माण हो जाता है। ये अभिक्रिया इस प्रकार करवा के बताई गई है। क्या होते हैं इनके गुण, ये पीले रंग का एक चूर्ण होता है, श्वेत पीले रंग का, जैसे चूने का पाउडर होता है या हम जो मुंह पर लगाते हैं पाउडर, उस प्रकार का एक पाउडर होता है बस। वायु की नमी या जल से क्रिया करके HCl बनाता है, जो हम पहले अभी जस्ट बात कर चुके हैं। और फास्फोरिल क्लोराइड इसका उप उत्पाद बनता है। यह भी OH समूह से कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करके क्लोरो के व्युत्पन्न बनाता है। क्लोरो के व्युत्पन्न का मतलब है जिसके साथ क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब वो यौगिक कोई भी हो सकता है अलग अलग, जैसे यहाँ पर क्लोरीन के साथ H जुड़ा हुआ है तो HCl बन गया, यहाँ पर क्लोरीन के साथ PO जुड़ा है तो POCl3 बन गया, यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा होता है तो RCl बन गया, या RaOCH3 वगैरह कुछ भी हो सकता है, C2H5, इस प्रकार इसको एल्किल कहा जाता है। तो ये सारे क्या है, क्लोरोवित्वन, यानी क्लोरीन के साथ जुड़े होने वाले समूह। अब है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, यानी फास्फोरस है उसके साथ ऑक्सीजन के जो अणु जुड़े होते हैं, उस आधार पर ये ऑक्सो अम्ल का निर्माण करते हैं। अब कितने ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ते हैं, किस आधार पर जुड़ते हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं। ऑक्सीजन जुड़ता है वो एक तो सीधा O जुड़ता है, एक OH के रूप में जुड़ता तो भी O होता है, एक सीधे हाइड्रोजन बंध भी जुड़े होते हैं। तो जिसके साथ OH जुड़ा होता है वो क्षारकता का क्रम निर्धारित करता है, ध्यान रखना, क्षारकता OH समूह किसी के साथ भी, ये फास्फोरस है इसके साथ OH समूह जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं क्षारकता। अब कितने OH जुड़े होते हैं ये उसकी क्षारकता निर्धारित करते हैं। यहाँ पर 2 होते हैं तो 2 क्षारकता होती है, 3 होते हैं तो 3 क्षारकता होती है। इस प्रकार जितनी क्षारकता होगी जितने OH समूह जुड़े होते हैं। तो ऑक्सो अम्ल है उसके रूप में फास्फोरस है वो चतुष्फलक के रूप में 4 परमाणुओं के समूह से घिरा होता है। सभी ऑक्सो अम्ल में एक P डबल बॉन्ड O बंद होना आवश्यक है कम से कम, और एक POH बंद भी होना आवश्यक है। जैसे इस संरचना की बात करें तो यहाँ पर POH और P डबल बॉन्ड O, ये दोनों होना अति आवश्यक है। और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे पीएच के रूप में भी होते हैं, और जिसके साथ पीएच के रूप में होते हैं वो प्रबल अपचायक गुण दर्शाते हैं।
हाइड्रोजन हमेशा अपचायक के गुण के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो फास्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बनाने में सफल है। अब कौन कौन से ऑक्सो अम्ल बनाते हैं? तो पहला है हाइपोफास्फोरस अम्ल। फास्फोरस क्यों कहते हैं? वही बात है, फास्फोरस और फास्फोरिक। तो अस और इक वाली बात है। अस उसी को कहेंगे जब ऑक्सीकरण संख्या कम है। इक कब लगेगा? जैसे इक की बात करें, इसमें फास्फोरिक लगा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ज़्यादा है, 5 है। तो इस कारण इसको इक कहा गया, इनको अस कहा गया। अब बात करते हैं सारकता की। तो ये सारकता कितनी है इसकी? एक। एक क्यों है? क्योंकि इस पी के साथ सिर्फ एक ओ एच बंदी है। तो एक कौन सा बंद हो गया? पी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला। एक बंद कौन सा है? पी ओ एच वाला, ये वाला। दो बंद कौन से है? पी एच वाले, एक ये दोनों, ये दो बंद। इस प्रकार ये बंदों की संख्या हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थो। जब H3PO3 के रूप में होता है तो उसको ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं। अब एक ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब है एक OH समूह बढ़ गया। तो यहाँ पर OH समूह अब टोटल कितने हो गए? 2। तो सारकता कितनी हो जाएगी? 2। ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 होती है क्योंकि O कितने? 3। तो 3 दूनी 6 माइनस के हो जाते हैं। अब 6 में से ये हाइड्रोजन वाले प्लस वाले 3 घटा लेते हैं तो माइनस के 3 बचते हैं और इधर जाने पर बराबर में प्लस के 3 हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है? +3 के रूप में हो जाती है। अब बात करते हैं हम बंदों की संख्या। तो पीएच बंद है वो कितने हैं? सिर्फ एक है। और पी डबल बॉन्ड ओ है, ये बंद तो होना आवश्यक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की। वो ऑर्थोफॉस्फोरस था, ये फास्फोरिक है क्योंकि यहाँ पर क्या है? PO4, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया। एक ऑक्सीजन और जुड़ गया तो ये हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन बैठता है। तो इस प्रकार अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है नहीं, पीएच बंद क्या है? 0। 0 कुछ नहीं। तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन से उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ गए। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितने जुड़ गए? अब टोटल बंद 3 OH बंद, और ये तो फिक्स होता है। इसी प्रकार यदि नेक्स्ट बात करें तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। जब ऑक्सीजन की संख्या और ज़्यादा हो जाती है तब पायरो के रूप में गिनी जाती है। H4P2O7। ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई? 5। सारकता कितनी है? तो यहाँ 1 2 इसके साथ जुड़े, 1 2 इसके साथ, टोटल कितने हो गए? 4। तो ये सारकता यहाँ पर क्या है? 4। बंधों की बात करें तो 2 पी है इसलिए एक PO इस वाला, एक पी डबल बॉन्ड O। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 PO बंद हो गए। POH बंद कितने हो गए? 2 ये 2 ये, टोटल कितने? 4। और एक बंद कौन सा है? POH, ये POP, ये बंद। दोनों P को आपस में बीच में O है वो जोड़े हुए रखता है। तो ये एक नया बंद प्राप्त हुआ है, वो है POP बंद। इसी प्रकार बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉली या मेटाफॉस्फोरिक। तो यहाँ पर क्या होता है? ये N है, N का मतलब है असंख्य, कितनी भी वो संख्या लगा सकते हैं। तो इसकी सारकता कितनी है? सारकता की बात करें तो यहाँ पर OH समूह कितना है? 1। तो सारकता कितनी? 1। अब आप कहोगे इनकी क्यों नहीं गिनते? इनकी इसलिए नहीं गिनी जाती क्योंकि ये आगे बढ़ती जाती है, इनकी चेन लंबी होती रहती। तो बाकी की कितने हैं उनकी कोई संख्या विशेष ज्ञात नहीं करते हम। अब है वर्ग 16 के तत्व, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।